अस्सलाम वालेकुम जनाब। अगेन सबसे पहले तो चले मुबारक हो, फिजिकल यूजर्स के हाथ में किताब देख के अच्छा लगा। चलें, आप लोगों की जो है वो दुआएं पूरी हो गई और जो है ना तपस्याएं काम आ गई। चले मैं बताऊं, मैं अभी थोड़ी देर बाद जी। ऑनलाइन के यूजर्स आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं सर? ऑनलाइन वालों को कब मिलेगी? जब मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ के कहूंगा मुबारक हो, अब आप लोगों को भी मिल गई। सर वो उन्होंने कहा गया तो जैसे R1 है लॉ की किसी को भेजने या कोई और बुक है तो वो भी हफ्ते तक पब्लिश हो गया। अच्छा, तो वो डिले में चल रहा है। ठीक है जी, किसी की डेली है तो वो शायद चलेगा। ठीक है जी। मैनेजमेंट की तरफ से पैगाम आया है कि शायद FR1 की भी कोई किताब प्रिंटिंग में है या कुछ और आप लोगों को वो इकट्ठे सेट भेजेंगे, तो जिसकी वजह से हमारी किताब इनके पास अवेलेबल है। जैसे ही ये किताबों का सेट भेज रहे होंगे तो ये वाली किताब भी चली जाएगी। लेकिन आप लोगों के पास कम से कम ऑनलाइन में तो किताब है ही, आप तो हैं ही ऑनलाइन के यूजर्स, तो आपके पास ऑनलाइन में भी किताब है और प्लस फिजिकल फॉर्म में कॉलेज वालों ने जैसे ही आपको सेट पूरा भेजना है तो उसके साथ वो लॉ की किताब भी ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये वेबिनार आईडी का एक भाई पूछ रहे हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है? अच्छा, नहीं वो शायद किसी और वजह से पूछ रहे हो। इस वक्त कोई नहीं है साथ मैसेजेस पे? नहीं, ये तो हमारा प्रोटोकॉल है। वो कहें दूसरे वाले भाई? हाँ नहीं, किसी एक ने तो होना है। वो तो आपने ऑनलाइन वाले सारे मेरे हवाले कर दिए। वो बेचारे चीखते रहेंगे, मैं इनको देख रहा हूँ, नजर ही नहीं आएंगे वो क्या कह रहे हैं। जी, एक स्टूडेंट ने कहा सर जिनको FR1 नहीं चाहिए उनको तो कम से कम डिस्पैच कर दें। यकीन माने मैं डिस्पैच के डिपार्टमेंट से भी नहीं हूँ और कॉलेज वालों को मैंने जितनी जल्दी हो सकता था प्रोवाइड कर दी है। तो कॉलेज वालों से एक दफा रब्ता करके उनसे पूछ लें, मैं भी उन्हें जरा कह देता हूँ, लेकिन असल में वो आपकी सुनते ज्यादा है। आपसे पैसे आते हैं, हम पे पैसे जाते हैं, तो जिससे पैसे आए वो ज्यादा अच्छा लगता है या जिस पे पैसे खर्च हो रहे हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है? जिससे आते हैं पैसे। आप कहते हैं इंतजामिया को स्पीकर। ठीक है जी। ये ऑनलाइन वालों को बुक किस तरह से मिलती है? नहीं, वो वहां पे कोई किसी जगह अपना एड्रेस देना पड़ता है ना जी। कैंपस इनसाइड पे कोई एक जगह आ रही होती है, वहां पे अपना एड्रेस देना होता है, फॉर्म फिल करना होता है। भाई एक दफा अपना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक दफा पूछेंगे ऑनलाइन वालों को किताब कैसे मिलती है, कहाँ बताना होता है, तो बहुत सारे दोस्त आपको मदद कर देंगे कि आपको किताब किस तरह से मिल सकती है। कई दफा बताया होता है लेकिन फिर भी अक्सर लोगों को जरा प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी अब ये कहना तो, अगर मैं कहूँ पोस्ट रिजल्ट वालों को शायद किताब नहीं मिलनी, लेकिन हमारे पास तो सब पोस्ट रिजल्ट के बच्चे नहीं है, वो तो 22 को आएंगे जी। आप में खुदा ना खास्ता कोई पोस्ट रिजल्ट का स्टूडेंट तो नहीं? पोस्ट रिजल्ट की क्लास ऑफिशियली 22 से शुरू हो रही है। अगर अभी आप आके बैठे हैं तो नताइज की जिम्मेदारी अपनी है, हम दरमियान में हैं कहीं। 22 से हमने एक नई डायमेंशन में सफर शुरू करना है, तो इसलिए जो बैठे अपनी जिम्मेदारी पे बैठे, हमने ऑफिशियली 22 तारीख से ही इससे आगे पढ़ना शुरू करना है जिसमें पोस्ट रिजल्ट वाले बच्चे आ सकते हैं। तो कॉलेज ने भी बताया होगा 22 तारीख का बताया है, बस ठीक है। मुझे ये पता करना था कि उन्होंने गलती से तो नहीं भेज दिया। ठीक है जी। तो हमारी असल पढ़ाई पोस्ट रिजल्ट वालों की 22 को शुरू होगी, जिस दिन आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट टैग खत्म हो चुका होगा, यानी इंशाल्लाह आपका आधा सिलेबस हो चुका होगा और बकाया आधा आप कर रहे होंगे, उधर से पोस्ट रिजल्ट वाले आ जाएंगे, फिर हम उसको खत्म करेंगे। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट टैग पड़ा था जमाने जाहिलियत में, रिजल्ट के इंतजार में, किताबें मौजूद नहीं थी, टेंशन थी, परेशानी थी, तो वो वाली चीजें जो है वो दोबारा से जब होंगी तो फिर मजा आएगा, लेकिन जब वो दोबारा से होंगी तो सिर्फ फिजिकल होंगी, ताकि वो लोग जो कि शुरू से ही सीरियस नहीं थे, अगर एंड पे सीरियस होना चाहते हैं तो फिर बाकायदा सीरियस होने की डेफिनेशन पे पूरा उतरे। ठीक हो गया। और ये मैंने उस दिन भी बताया था कि फिर ऑनलाइन वालों के लिए फिर एक ऑनलाइन वो भी होगी रिवीजन क्लास, 5 या 10 दिन, 5 दिन तो 3-3 घंटे टाइप की, 10 दिन होगी तो
सवा घंटा 1.5 घंटा टाइप की। ले जी, आप लोगों ने टेस्ट देखा, पोस्ट रिजल्ट वाले परेशान हो करेंगे, पोस्ट रिजल्ट वालों ने 22 तारीख को आना था, अगर पहले आ गए तो जिम्मेदारी उनकी अपनी है। 3 चैप्टर का टेस्ट था, चैप्टर आपने अच्छी तरह तैयार किए हुए थे, टेस्ट देके आपको लगा कि तैयारी जितनी मर्जी हो, टेस्ट में बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और अगर ज्यादा परेशान नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप काफी हद तक पहुंच गए हैं करीब करीब। जी इस वक्त हमारा लॉ वाला नुमाइंदा मौजूद है, वो पीछे मौजूद है, बस ठीक है सही। मैं चाह रहा था कि टेस्ट के समय वो मुझे सुन सके। आपने टेस्ट देखा, क्वेश्चन नंबर 1 सिनेरियो नजर आया, क्वेश्चन नंबर 2 मजीद सिनेरियो नजर आया, क्वेश्चन 3 बड़ा अच्छा लगा आपके। पेपर में ऐसे सवाल ढूंढा करें और उनको सबसे पहले फड़का फड़को दिया करें, उससे खुद पे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपका फ्लो भी थोड़ा सा बन जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, शायर ने यहाँ कौसाई का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया और ना वो वर्ड्स के वो जो रिजेंबलिंग दोज और फलाना फलाना, बीच में से एक लफ्ज निकाला जो कि डिस्क्रिप्शन में छुपा हुआ था कि इनको प्यार से कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और कोई सी 2 टाइप्स आपने एक्सप्लेन करनी थी। आपने अपनी पसंद की मिस्टेक वाली टाइप सोची कि चलो वो एक लाइन की है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, तो चलें आपने नंबर देख के थोड़ा सा तो जरा दिमाग लड़ाना था कि जरा थोड़ा सा ज्यादा लिखने वाली चीज की तरफ आए, लेकिन ठीक है, चूंकि कोई सी 2 टाइप एक्सप्लेन करने का कहा है तो जिसने जौन सी भी 2 टाइप एक्सप्लेन की है, लेकिन एक्सप्लेन करने का कहा है तो जाहिर है फिर आपने थोड़ी सी तो वजाहत की होगी ना उसकी, इंशाल्लाह। 6 नंबर का सवाल। अच्छा जी, फिर आपने नीचे देखा तो नीचे क्वेश्चन 5 छोटा नजर आया, 4 दरमियाना था, फिर आपको 6 नजर आया, आपने कहा वाह जबरदस्त। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ एमसीक्यू, तो नहीं हम डिस्कस करते ना, एमसीक्यू तो आपके पास स्ट्रेट जवाब मौजूद होता है, जिस जगह आपको एतराज होता है पहले व्हाट्सएप ग्रुप में कहते हैं एडियो है, उसके बाद भी अगर एतराज वैलिड रहता है तो आप अगले दिन मुझे बताएंगे जी ये सर ये वाले एमसीक्यू में मेरा इख्तलाफ राय है, मेरा जवाब ये है और मेरी रीजन ये है, तो उसके बाद हम उस पर डिबेट करें। आते हैं जी सब्जेक्टिव की तरफ। Taxi driver is booked to take a passenger to the airport in time for a certain flight to Karachi, where the passenger expect to complete a deal worth 1 million. वाजिबा टाइम से उसने जो है वो कराची एयरपोर्ट पहुंचना है ताकि वो एक फ्लाइट लेके जा सके और वहां पहुंच के वो 1 मिलियन की एक डील फाइनल कर सके। खूबसूरत है मामला। What if taxi driver does not come on time? Will he be liable for any expenses? If yes, up to how much? टैक्सी ड्राइवर टाइम पे नहीं आता तो कहीं खुदा ना खास्ता वो 1 मिलियन का फाइन तो नहीं उस पर पड़ने वाला? कितना पड़ेगा उस पर फाइन? अगर वो आया ही नहीं तो जब आया ही नहीं तो पकड़ा कैसे जाएगा? खैर वो एक अलग चक्कर है, लेकिन अगर वो पकड़ा जाए तो वो कितना लायबल हो सकता है? उसका जो प्राइस का वो हुआ है, अगर उसके टाइम से ना पहुंचने पे दूसरे बंदे को हो सकता है महंगी टैक्सी मिल गई हो, अगर वो नहीं पहुंचा और उसने तो जाहिर एयरपोर्ट पहुंचना है, तो उसको अगर ओवर एंड अबव खर्चा इसकी वजह से डायरेक्टली करना पड़ गया होगा वो तो इसके जिम्मे है, लेकिन क्या वो 1 मिलियन इसके जिम्मे है? नहीं। क्या होता कि वो 1 मिलियन भी इसके जिम्मे आता? अगर उसने पहले से बताया होता कि देखो जी अगर तुम टाइम से नहीं पहुंचोगे तो उसकी वजह से मेरा आगे से कॉन्ट्रैक्ट मिस हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हारे जिम्मे पड़ेगा। अगर प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म किया हुआ होता तो फिर उसके जिम्मे। सवाल में हमें निशानी नहीं मिल रही उसने इन्फॉर्म किया था या नहीं किया था, तो बेहतर है कि हम बता दें एग्जामिनर को कि भाई अगर बताया गया हो तो स्पेशल डैमेज भी अवार्ड होते हैं, अदरवाइज ये क्लियर कट एक ऑर्डिनरी डैमेज का केस है जिसमें जितना नुकसान हुआ है, जितना वो जो मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हुई है और उसके हिसाब से ज्यादा खर्चा करना पड़ गया उसका उस बंदे को, बस उतना। जी बताया भी होता तो सर जो हमने पॉइंट्स पढ़ा कि मींस एग्जिस्टेड अगर पढ़े हो इनकन्वीनियंस दूर करने के लिए, ठीक है, तो फिर तो आप हाँ। अब अगेन अगर तो उसने पहले से बताया होता और उस वक्त इसके ना पहुंचने पे आराम से फौरन से ही कोई दूसरी टैक्सी मिल सकती थी और वो जा सकता था, तो पहली बात ये है कि हमने ये भी कहा है कि लॉस को कम करने की कोशिश भी करनी है। जिस बंदे का लॉस हो रहा है वो कोशिश करे कि उसको कम करने की कोशिश करे, तो हम थोड़ा सा दूसरी तरफ जाके भी डिस्कशन कर सकते थे। सवाल था 3 नंबर का तो इसलिए हमने इसमें मोटी मोटी बात की। यही सवाल अगर 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर का होता तो हम इसमें थोड़ी सी और चीजें भी बीच में कुछ और रूल्स का भी तस्करा कर सकते थे। जी सर अपने एयरपोर्ट जाना था, उसकी फ्लाइट मिस हो गई तो फ्लाइट का फेयर दे सकते हैं जी। अब मजे की बात है कि यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई है, टाइम पे नहीं आया। हाँ, और सवाल ने ये कह दिया और खाली छोड़ दिया। सवाल ने
एक सस्पेंस क्रिएट किया और खाली छोड़ दिया। सवाल थोड़ा सा आगे जाता, थोड़ी सी और कंक्रीट इंफॉर्मेशन देता, हमारा जवाब थोड़ा सा और ठोस बन जाता। वो कह देता उसकी फ्लाइट मिस हो गई, हमारा जवाब डिफरेंट होता। उसको महंगी टैक्सी करानी पड़ गई, उस पर ज्यादा पैसे देने पड़ गए, हमारा जवाब डिफरेंट होता। तो वो बता देते कि उसने उसे पहले से बताया था तुम्हारे टाइम से ना आने से मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जाया हो जाएगा, हमारा जवाब डिफरेंट होता। सवाल जब ज्यादा खामोश रहता है ना, थोड़ा सा आइडिया देता है, तो फिर हमारे पास ओपन ऑप्शन आ जाती है कि हम थोड़ा सा अपनी पसंद से उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। अजम्पशन, अब यहाँ हम अजम्पशन ले लेते हैं कि अगर वो नहीं आया और उसकी जगह दूसरी टैक्सी महंगी पड़ी, तो जो महंगी टैक्सी का खर्चा है बस वो इसके जिम्मे आएगा। और अगर फ्लाइट हम अजम्पशन लेने के फ्लाइट मिस हो गई है, अगेन इसने अगर उसे बताया था कि तुम्हारे लेट आने से मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, भाई एयरपोर्ट पे जाने वाले तमाम लोग फ्लाइट से कोई 1 मिनट पहले नहीं पहुंचते, लोग 1.5 घंटे पहले भी पहुंच जाते हैं। तो जब तक टैक्सी ड्राइवर को ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारे लेट होने से मेरी फ्लाइट भी मिस हो जाएगी क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट सा है, तब तक उसको उस पर भी पाबंद नहीं कर सकते। और सर ये 1 मिलियन मैंने जो बताया कि तो ये टू रिमोट नहीं हो जाएगी रिमोट जी। अब ये 1 मिलियन वाला जो है, अगर तो बता दिया जाए ना, देखिए अगर बता दें तो टू रिमोट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। टू रिमोट तो ये है कि हम कहते हैं नॉर्मल केस में हमने दूर के फाइन को नहीं काउंट करना, लेकिन अगर वो दूर वाला फाइन पहले से इस बंदे ने इसे बताया हुआ है और इसने एग्री भी किया हुआ है तो फिर इसे देने पड़ेंगे। तो सवाल यहाँ खामोश था, तो हमने जवाब में एक आध अजम्पशन ली कि जी अगर लेट हो गया होगा और उसकी वजह से दूसरी टैक्सी महंगी पड़ी होगी तो बस उसका खर्चा देना पड़ेगा जी। अगर सर इसके अंदर इंडायरेक्ट डैमेज वाली बात करें और ये मार्केट प्राइस वाली बात ना करें जी, अब अगर इसमें खाली इनडायरेक्ट डैमेज वाली बात करें भाई ने, क्योंकि भाई ने शायद इनडायरेक्ट डैमेज लिखा था, उन्होंने कहा जी मेरे बारे में शरह क्या कहती है। देखिए इनडायरेक्ट डैमेज की बात आपने हमेशा बाद में करनी होती है। हमेशा जब भी लॉस हो तो जो सबसे कॉमन तरीका है वो क्या है, ऑर्डिनरी डैमेज। तो सबसे पहले आपने ऑर्डिनरी डैमेज पे डिस्कशन करनी है और उसके बाद फिर सोचना है कि मैं स्पेशल डैमेज को दूर से घसीट के पास लेके आऊं या उसको इग्नोर करूं। तो ऑर्डिनरी वाली बात आपने हर दफा करनी है। और सर ये प्राइस वो उसके लिए लायबल होगा जो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी जी। अब ये प्राइस कितने के लिए लायबल होगा, हमारी एग्जांपल में अगर वो लेट हुआ और उसने इससे 200 रुपए मुकाए थे और उस लेट होने की वजह से अगले बंदे को 300 देना पड़ा, तो ऊपर के 100 जो इजाफी देने पड़े। डैमेज वही होता है कि कितना नुकसान हुआ, 200 का तो कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ था ये, तो ये तो तय था कि 200 रुपए इसने खर्चने हैं, अब इसे खर्चने पड़ गए 300 रुपए, तो 100 रुपए इजाफी के लिए लाए। डन। तो ये एक क्यूट सा सिनेरियो। अब कौन सा ज्यादा छोटा है, जमाली वाला या 1 November X contracted to sell and deliver 50 tons of wheat at the rate of 8,000 per ton to Y on 1 January। 1 नवंबर को ये तय पाया है कि 1 जनवरी को डिलीवरी होगी 8,000 रुपए के हिसाब से 50 टन गंदम। बड़ा ही सियासी किस्म का वो है, 50 टन की गंदम, इतनी तो सियासतदानों के गोदामों में होती है। ऑन 20th December Y, ठीक है, afterwards contracted to sell those goods to Z at 10,000 per ton। 20 दिसंबर को वाई भाई ने 10,000 का एक और बंदे से मुआहदा कर लिया। X failed to deliver goods on 1 January when the price of the wheat was 9,500 per ton। Explain with reason how much amount can be recovered by Y and how much not। Give reason to support your answer। खूबसूरत सा सवाल है। फर्स्ट को तय हुआ है 8,000 के रेट से डिलीवर होने का, और 20 दिसंबर को वाई ने जो है वो आगे जेड के साथ तय कर लिया कि वो उसको 10,000 रुपए के हिसाब से देगा। वाई और जेड का मामला है। क्या सवाल ये हमें बता रहा है कि वाई ने इसको बताया कि ऐसा है हमारा मामला, इसको नहीं बताया, तो ये इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो रिमोट हो गया, वो दूर की बात है, वो इसे पता भी नहीं है, वो हुआ भी बाद में। एक्स फेल टू डिलीवर गुड्स ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को एक्स गुड्स नहीं दे सका। कितने के देने थे उसने? 8,000 रुपए के। उस दिन मार्केट में प्राइस क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स को यहाँ ऑर्डिनरी डैमेज पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 1500। 9,500 मार्केट में मिल रहा है, 8,000 का इसने वादा किया हुआ था और यकम को सप्लाई नहीं किया। अगर इससे लेता तो 8 का लेता, मार्केट से लेगा तो 9,500 का लेगा, तो इसका मतलब है 1,500 पर टन मल्टीप्लाई बाय 50 टन। तो वो अब 50 टन के हिसाब से आपको, अगर आपने लिख दिया हो कि 1,500 का नुकसान हुआ है और ये नहीं बताया कि पर टन, तो एक नंबर तो काटना बनता है ना।
इतनी मेहनत से पूरी कैलकुलेशन आपको दी है 50 टन फलाना पर टन, तो थोड़ा सा इतनी मैथ तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना। तो अगर आपने पूरा 50 टन में मल्टीप्लाई करके जवाब दिया है तो हमें ज्यादा खुशी होगी। अगेन हमारे सोल्यूशन में चाहे आपको नजर आए या ना आए, लेकिन आपके सोल्यूशन में हमें नजर आना बड़ा जरूरी है। ये सर मैं आप गौर कर रहे हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ इस टाइम पे, जो चेक कर रहे हैं उन तक हिंट पहुंचा रहा हूँ कि जिस बच्चे ने पूरी कैलकुलेशन नहीं दी उसका एक नंबर काटना हक बजाने में। जी हाँ, अगर पर टन लिख दें तो उससे भी काफी हद तक मामला हल हो जाता है। अगर आपने कह दिया 1500 का नुकसान हुआ है तो ये जुमला टेक्निकली गलत है। अगर आप कहें 1500 पर टन का नुकसान हुआ है या मल्टीप्लाई करके फाइनल जवाब लिख दें कि इतने हजार का नुकसान हुआ है, तो दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन पर टन अगर आपने गायब कर दिया और कह दिया लो जी 1500 का नुकसान हो गया, तो फिर हम 1500 का नुकसान कर देंगे। ठीक हो गया जी, कहानी समझ आई कि ये ऑर्डिनरी डैमेज है। इस सवाल में ऐसा क्या करते कि उसको वो 10,000 और 8,000 का फर्क देना पड़ता है? अच्छा चले फर्ज करें वाई ने अगर बता दिया होता तो 1500 तो ऑर्डिनरी डैमेज था। ये जो 10,000 वाला है उसका प्रॉफिट 2,000 रुपए से कम हो गया, तो इसका मतलब है 1500 तो मार्केट रेट का फर्क। अब अगेन वो अगर इससे नहीं लेगा तो मार्केट से लेगा, 1500 महंगा, और आगे से कितना नुकसान हो जाएगा उसे प्रॉफिट में। तो अब अगेन यही हमने देखना है कि टोटल गेम घुमा के पहुंच 2000 पे रही है, असल नुकसान जो हुआ है ना वो 2000 का हुआ, 2000 पर टन। हाँ 2000 पर टन का। अगर मैंने भी थोड़ा पहले कहा था अगर सवाल ने ऐसे कहा होता, अभी हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कहा, सवाल ने जो कहा उसके मुताबिक सिर्फ एक ऑर्डिनरी डैमेज है 1500 रुपए पर टन वाला। तो आपको समझ आया कि डैमेज के सवाल किस नोयत के होते हैं, किस तरह से वो आपसे पूछ रहे होते हैं। ले जी अब अगेन उन्होंने कहना है कि कितना हो सकता और कितना नहीं हो सकता, तो हम कहें इतना तो होगा, और दूसरे की कैलकुलेशन देने के बजाय आप कहते हैं कि जी वो जो 2000 रुपए उसका प्रॉफिट बनता था पर टन, वो हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने हमें नहीं बताया हुआ था। 500 पर टन नहीं, 50 टन है। ठीक, अब अगेन अगर तो हम टोटल काउंट करते तो फिर हम 2000 पर टन की बात करते, और इंडिविजुअल हम कहते थे 1500 वो और 500 इजाफी, लेकिन अल्टीमेटली फर्क वही है 2000 रुपए का। ले जी फिर अब रहते हैं दो सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, जमाली होल्ड लैंड इन क्वेटा, वाह ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय जागीरदार, the tax payable by Jagirdar to the government being remained unpaid and his land is advertised for sale by the government। एक जागीरदार की जमीन पे टैक्स उसने पे करना है, और वो टैक्स जो है वो इसको क्या कहते हैं उर्दू में, ठेका नहीं, एक और लफ्ज होता है जमीन जो लेते हैं, जिम्मेदारी, एक और लफ्ज भी है इसका खास, ठेके पे शायद ठेके पे जमींदारी पे या इस तरह से करके ना उसने जमीन ली है, और जमीन का उसने जो है वो एनुअल या जो भी रेंट है वो पे करना है जागीरदार को, और जागीरदार की का एक टैक्स है, और वो टैक्स नहीं पे किया जाएगा तो गवर्नमेंट उस जमीन को बिकवा देगी। अंडर द टैक्स लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी कैंसिलेशन ऑफ जमालीज लीज। कानून ये कहता है कि अगर ये सेल हो गई जमीन तो उसका लीज का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। Jamali, to prevent the sale and the consequent cancellation of his own lease, pays the government the sum due from जागीरदार। जागीरदार ने जो गवर्नमेंट को पैसे देने थे जमाली ने घबरा के दे दिए। Under the provision of Contract Act 1872, explain whether Jamali can recover such amount from जागीरदार। जमाली जागीरदार से अमाउंट रिकवर कर सकता है, क्यों? इंटरेस्टेड पार्टी। आप कहेंगे कि अगर एक इंटरेस्टेड पर्सन एक ऐसी पेमेंट करता है जो लॉफुली किसी और बंदे की है, लेकिन ये इसलिए पे कर रहा है कि इसका इसमें इंटरेस्ट है, तो कौसाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। इस बंदे का हक है कि ये उस बंदे से, दूसरे से जिसके पैसे इसने भरे हैं, रिकवर कर सके। बस ये ड्यूज जेन्युइन होने चाहिए और ये प्रॉपर उसके लीगल ड्यूज होने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने टैक्स क्लेम किया है और गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर नहीं दिया तो हम बेच देंगे, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां उस बंदे ने पैसे दिए और अब वो हक रखता है कि जिसके बिहाफ पे उसने पैसे दिए उससे रिकवर कर ले। जी बिल्कुल। अब ये जो पेमेंट्स वाला रूल है ना, इंटरेस्टेड पेमेंट वाला, इसमें हम हमेशा देखते हैं कि क्या वो कानूनी तौर पे पेमेंट पेबल है,
और क्या ये इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर उस जागीरदार का कोई दोस्त आके कहता है जी इसने मेरे पैसे देने से तुम पैसे दे दो, तो ये रिकवर ना होती। और फिर ये भी जरूरी है कि उस बंदे का इंटरेस्ट भी हो उस पेमेंट से। तो इस पेमेंट में इसका इंटरेस्ट है क्योंकि इसकी जमीन छिन रही है जो उसने ठेकेदारी पे ली हुई है। डन। बच्चे वापस आना शुरू हो गए। आज मैं बाहर पहुंचा तो बाइक्स देख के मुझे हुआ, मैंने कहा हाँ ठीक है, लगता है सुबह के भूले आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटना शुरू हो गए। ठीक है जी, बड़ी देर लगा दी इन्होंने, पीछे से हम लोगों ने 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए जी। हाँ, रिजल्ट के बाद वाले, पोस्ट रिजल्ट वाले वो तो मैंने पहले भी बता दिया, अभी मैं दोबारा बता दूं। पोस्ट रिजल्ट वालों को तो मैं अभी ना मुखातिब कर रहा हूँ ना मैं वेलकम कर रहा हूँ, उनको तो हमने 22 तारीख को उनके साथ, जिस दिन ये लोग टेस्ट दे रहे होंगे उस दिन आप लोगों के साथ एक अलग ओरिएंटेशन होगी। मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है, किस तरह से है, क्या क्या चेंजेस आ गई हैं किताब में। इनको तो बताने का फायदा नहीं किताब में चेंजेस, इनके लिए तो यही किताब है जो अभी इनके पास है। तो जो पोस्ट वाले हैं उनका मिजाज ही और है, तो इसलिए मैंने उस ओरिएंटेशन में उनसे मुखातिब होकर और अगले दिन से काउंट करना है कि मेरी क्लास में पोस्ट वाले बच्चे बैठे हैं। अभी मैं ये काउंट ही नहीं कर रहा, तो अगर कोई आके बैठा है तो अपनी जमीन पर बैठा है। हम लोगों ने इस वक्त प्री रिजल्ट की क्लास को लेके चलना है। 22 तारीख से हम पोस्ट रिजल्ट को बीच में वेलकम कहेंगे। ले जी, राशिद वाज रनिंग अ लॉन्ड्री शॉप इन गार्डन टाउन। ही हैज अ डेथ इन फैमिली। ओहो, राशिद जो है वो गार्डन टाउन में एक लॉन्ड्री शॉप चला रहा था और उसकी फैमिली में डेथ हो गई है। Therefore went back to his village for 7 days to attend the funeral and other related activities, but asked his friend Mesam to be responsible for the shop during the absence। लो जी, राशिद भाई चले गए और वो अपनी जगह मैसम भाई को जिम्मेदारी दे गए कि आपने मेरी जॉब, मेरी जो दुकान है शॉप, उसको मेरी गैर मौजूदगी में संभालना है। While managing the shop, Mesam noticed that hydro extractors in the shop was not working properly and stains were not removed completely from clothes। बिल्कुल कोई इश्तिहार लग रहा है किसी सर्फ का कि स्टेन्स जो है वो completely remove नहीं हो रहे। So he brought a mechanic and repaired the machine next day without informing Rashid। राशिद को बगैर बताए उसने, क्योंकि वो मशीन सही काम नहीं कर रही थी और कपड़ों के दाग सही से नहीं जा रहे थे, तो वो सर्फ एक्सेल वो जो है वो एक मशीन लेके आ गए और बताया भी नहीं राशिद को। He further went on to give 10% rebate to all customers, और साथ उसने एवं ही जो है लोगों को 10% डिस्काउंट भी दे दिया कंपनी की मशहूरी के लिए। Upon his return from Peshawar, Rashid being unhappy with the situation, पेशावर से वापसी पे राशिद बहुत नाराज हुआ। Immediately discontinued the markdown, वो जो markdown जो डिस्काउंट दिया जा रहा था उसको खत्म कर दिया। And now wants to recover the loss from Mesam। In view of provision of Contract Act, analyze the above situation and explain the rights and liabilities of Rashid against Mesam। नंबर देख के जरूर परेशान हुए होंगे, इतने नहीं बनते थे ये 8 नंबर में क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्या क्या मामला है, दो क्या इश्यूज इसमें नजर आ रहे हैं। एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और इमरजेंसी की सिचुएशन में एक बंदे ने दूसरे को बचाने के लिए एक फौरी तौर पे काम किया। जाहिर है अगर एक लॉन्ड्री शॉप है और वहां दाग ही नहीं साफ हो रहे सही से, तो लोग तो उसको आके वो करेंगे कि पैसे वगैरह वापस मांगेंगे। तो उसने इमरजेंसी सिचुएशन में उसको मैकेनिक से बुलवा के जो काम करवाया वो तो इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल था, और अगर ये इसका अपना काम होता तो ये वैसे ही करता जैसे इसने अभी किया है। एक तो ये मामला है, 4 एक नंबर तो आपने यहां से पकड़ लिए। दूसरा बियॉन्ड अथॉरिटी, उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी में कहीं नहीं था, क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी में था? क्यों? दुकान पे मौजूद है वो पहले से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वहां पे होता था, वो उसका एम्प्लॉय होता था और वो अक्सर इस तरह के डिस्काउंट दिया करते थे। तो ये भाई साहब ने अपनी तरफ से खुद ही नई वैरायटी कराई थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई नेसेसिटी नहीं थी। एजेंट ने अथॉरिटी से बाहर निकल के काम किया। यहाँ पे जो रूल है वो रूल हमने पहले कभी पढ़ा था, रेटिफिकेशन। अगर बाद में प्रिंसिपल आके कह दे हाँ भाई तुमने जो किया मैं इस पर राजी हूं, फिर तो ओके हो जाता है। लेकिन अब हमारे सिलेबस में रेटिफिकेशन और उसकी रूल्स नहीं है, पोस्ट वाले सुन के खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसने अथॉरिटी से बाहर निकल के काम किया। यहाँ दो तरह के हम जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बच्चा कहेगा उसने अथॉरिटी से बाहर निकल के काम किया तो हरगिज वो इस चीज का हक नहीं रखता, और जितना 10% डिस्काउंट दिया वो ये पे करेगा राशिद को। फिर यहाँ एक दूसरी तरह का बच्चा आएगा जो थोड़ा सा मुश्किल अंग्रेजी के साथ आएगा। वो कहेगा कि अगर तो इस तरह का बंदा इस तरह की शॉप पे आए और इस तरह के डिस्काउंट नॉर्मली दिया करता हो और ये उसकी अथॉरिटी में हो और ये कॉमनली चलता हो, तो देन
ये वाला डिस्काउंट वो दे सकता था। लेकिन अगेन ये मुश्किल वाला जवाब है, आसान वाला जवाब अथॉरिटी से नहीं था, लेकिन किसी ने बहुत खूबसूरत तरीके से जुमले घुमा के ये साबित कर दिया कि ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में कहीं ना कहीं से हम जोड़ सकते हैं इसे, और इस हवाले से उसने डिस्काउंट दिया। तो ठीक है, लेकिन इस बच्चे को नंबर तब मिलेंगे जब उसके अल्फाज बड़ा क्लियरली हमें समझा रहे हो। आपको तो ये वाले अल्फाज समझाना भी थोड़ा सा इंग्लिश में मुश्किल होता है। तो पीछे वाली बात जिसने बताई है उसको तो मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जिसने ये इम्प्लाइड अथॉरिटी वाली बात को बड़ा पेचीदा और गोल गोल घुमा के बताया होगा, हमें वो बच्चा बहुत अच्छा लगेगा। सर यहाँ पे लिखा हुआ लाइन में कि अगर उसके बाद होती है कैरी ऑन बिजनेस, सही नोट्स में आप। जी जी बिल्कुल। तो सर वो हर लाभ को लेट कर सकता है जो उस बिजनेस की नेसेसिटी। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए एक चीज क्या होती है, एक चीज होती है सामने की, सामने वाली चीज जो है वो एक्सप्लेन करना आसान होता है और उस पे से नंबर मिलना भी आसान होता है। लेकिन जब आप सामने वाली चीज छोड़ के एक अजम्पशन पकड़ ले और फिर अजम्पशन के गोल गोल घूमे, तो फिर आपको समझाना भी ज्यादा पड़ेगा, और उधर से नंबर लेने के लिए एग्जामिनर भी जब तक आप बड़े ठोस तरीके से साबित ना कर देंगे वाकई ये बनता था, तब तक वो भी ज्यादा हैप्पी नहीं होगा। तो पहले सवाल में देखा करें कि कोई अपेरेंट सामने सामने की चीज है तो उसके ऊपर डिबेट हो, रिमोट चीज की तरफ तब जाएं जब सामने आपको कुछ ना समझ आ रहा हो और आप कहें चलो ठीक है मैं फलाना कानून बीच में लाके फिट कर दूंगा। अगर आपको खुद लग रहा है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं सवाल के साथ, तो फिर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन जरूर करना है ताकि चेकर एक दफा सोचे कि यार बच्चे ने मेहनत तो बड़ी की है। बिजनेस लॉ में दिस कैन हैपन कि एक सवाल के 3-4 जवाब हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर लॉजिक अच्छी है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि ज्यादातर लोगों को ये लॉजिक देनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी ने वो लॉजिक भी दी और लॉजिक अच्छे तरीके से दिया तो फिर हम उस लॉजिक का एहतराम करेंगे। तो यहाँ वर्ड्स अच्छे तरीके से रिबेट दिया। कई दफा ना लॉ के अंदर ये बड़ा मजेदार काम होता है कि इस तरह के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो कि कॉमन से नहीं होते, तो फिर आपने मुहावरा इंग्लिश पढ़ के थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होती है। सवाल ने आगे मार्क डाउन कह के भी थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की कि चलो किसी को रिबेट में मसला आ रहा हो तो मार्क डाउन, अच्छा मार्क डाउन भी कोई बहुत कॉमन वर्ड थोड़ी है, तो ये सब्जेक्ट भी तो बहुत कॉमन थोड़ी है, 70% लोग फेल हो जाते हैं सब्जेक्ट में। तो इतना तो आईकेएफ जरा थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकता है कि हैवी सवाल हो, और हमने यहाँ आईकेएफ से तो तगड़े सवाल देने होते हैं ताकि आप आईकेएफ में जाए तो थोड़ा शुगर लगे आपको। ठीक है, आसान आसान थोड़ा सा रुक जाते हैं, अजान की आज बड़ी क्लियर आवाज आई है। जी जनाब, ऑनलाइन में अब आवाज क्लियर है? बीच में आवाज का थोड़ा सा इशू आया था। ऑनलाइन में आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? डन। आपको पता है चैप्टर का रीकैप जो हमने पिछले दिन पढ़ा होता है, और फिर उसके बाद हम आगे जाने की बात करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अजम्पशन क्या है चैप्टर 5 से आगे हमारी, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब परफॉर्मेंस होनी है। ये दो अलग बातें हैं, पहले ऑफर होती थी, एक्सेप्टेंस होती थी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, कई दफा कॉन्ट्रैक्ट होता है फौरी कोई काम करने का, और कई दफा कॉन्ट्रैक्ट होता है 4 दिन बाद ये काम करेंगे। एक बंदा प्रॉमिस करता है गुड्स या सर्विसेज देने का नॉर्मली, और दूसरा बंदा नॉर्मली प्रॉमिस करता है
पैसे देने का। तो यहाँ दो दो प्रॉमिस होते हैं, तो जब दोनों प्रोमिसर अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर देंगे तो हम कहेंगे परफॉर्मेंस हो गई। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में हमने दो प्रॉमिस का जिक्र किया, इस चीज को हमने समझा था। फिर हम आगे गए थे तो हमने कहा था कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, तो हमने कहा था प्रोमिसर करेगा। नॉर्मल रूल ये है कि प्रोमिसर करेगा, बट अगर प्रोमिसर ने कोई एजेंट अपॉइंट किया हुआ लॉफुल एक्ट के लिए तो वो एजेंट भी कर सकता है। फिर हमने कहा था पार्टीज कभी कभी ये एग्री कर सकती हैं कि एक थर्ड पर्सन भी परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन एग्री करेंगे तो थर्ड पर्सन देगा, अदरवाइज रूल ये है कि या प्रोमिसर या उसका एजेंट। और अगर तो स्पेसिफिक स्किल्स वाला है फिर तो बस प्रोमिसर ही कर सकता है, उसका एजेंट भी इवन नहीं कर सकता। फिर हमने कहा था कि अगर डेथ हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट में या तो लिखा हो कि ऐसा नहीं होगा, अगर डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स वाला हो, पर्सनल नेचर की स्किल्स वाला, जो कि बच्चे वो वाली पर्सनल स्किल्स प्रोवाइड ना कर सके। वो हमने देखा था कि अक्सर जैसे ये सिंगिंग वगैरह हमने एक दो एग्जांपल देखी थी, बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें एक बंदे की अपनी कंपिटेंस, अपनी स्किल्स इन्वॉल्व है, तो वो स्किल्स बच्चों के पास नहीं होती उतनी ही ज्यादा जितना इस बंदे के पास है, तो पर्सनल स्किल्स वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं। जॉइंट प्रोमिसर के केस में हमने कहा था डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स है, सबके सब मिलके परफॉर्म करेंगे, प्रोमिसरी की मर्जी है उनमें से किसी एक से परफॉर्मेंस ले ले, लेकिन अगर ऐसी कोई बात एग्री नहीं हुई तो क्या रूल है, सबके सब मिलके परफॉर्म करेंगे। कुछ मर गए कुछ जिंदा रहे तो जो जिंदा है वो और जो मरे हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके करेंगे परफॉर्म, सबके सब मर गए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल के परफॉर्म करेंगे। तो रूल ये है कि मिल के परफॉर्म करने, अनलेस के दूसरे ने कहा नहीं यार तुम में से एक आध परफॉर्म कर दे, वो भी हमने देखा था कि उस केस में क्या होता है। यहां तक हमने बात समझी थी। फिर डिमांड कौन कर सकता है परफॉर्मेंस को, इसी तरह से प्रोमिसरी डिमांड कर सकता है, प्रोमिसरी का एजेंट भी कर सकता है उसके कहने पे, अगर तय किया हो तो थर्ड पार्टी भी कर सकती है। और डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स के केस में सारे प्रोमिसरी मिलके या जितने जिंदा हैं वो और जो मर गए हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके, या सब मर गए हैं तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके, तो इस रूल को हम कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात हमने लास्ट डे पढ़ी थी और उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे पास आवाम कम थी, तो जो बाद में आए हैं और गंदे गंदे से मुंह बना रहे हैं तो वो पिछले दिन की रिकॉर्डिंग जरूर देखें, हमने बड़ी तसल्ली से इसके ऊपर डिस्कशन की थी। फिर हमने कहा था जॉइंट प्रॉमिस, तीन चार बंदों ने मिलकर किसी एक बंदे से प्रॉमिस किया और उन्होंने कहा जी हम ये परफॉर्म करेंगे। फिर यहाँ पे हमने कहा था कि जॉइंट एंड सेवरल का रूल होता है, इनमें से किसी एक से भी परफॉर्मेंस मांगी जा सकती है और सबसे भी, और अगर प्रॉमिस ही परफॉर्मेंस ना मांगे तो रूल क्या है, इन सब ने मिलकर परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक आध से परफॉर्मेंस मांग ली जाए तो ठीक है, इनका जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, ये अकेले अकेले भी लायबल है, ये मिलके भी लायबल है। अगर किसी एक ने परफॉर्म कर दिया तो फिर वो बाकियों से क्लेम करेगा कि भाई मैंने फर्ज करें 12 लाख दे दिया जैसे हमारी एग्जांपल थी, तो वो बाकियों से उनके हिस्से के पैसे क्लेम करेगा। फिर हमने कहा था अगर इनमें से एक बंदा गायब हो जाए तो फिर क्या होता था, बाकी सब उसको डिवाइड कर लेते थे, इस अकेले बंदे के जिम्मे ये सारा लोड नहीं डालते थे। थोड़ा सा आगे गए थे और फिर हमने कहा था कि अगर प्रोमिसी कह दे कि जी मुझे फलाना बंदे से परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उसने उसको आजाद कर दिया, तो सिर्फ प्रोमिसी ने उसको आजाद किया, बाकी आजाद खुद ब खुद नहीं हुए और ना ही बाकियों की नजर में वो बंदा आजाद हुआ। बातें याद आ रही हैं कुछ कुछ, अभी देखते हैं, इसके सवाल जवाब पे भी आते हैं। फिर इसकी हमने अंग्रेजी देखी थी, प्रोमिसी में कंपेल एनीवन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द होल, ये प्रोमिसी की मर्जी हो, किसी एक को भी कंपेल करना चाहे तो वो कर सकता है। कंट्रीब्यूशन क्लेम करने का राइट जो है वो इनका आपस में है, जब किसी एक आध बंदे से परफॉर्मेंस ले ली जाए तो फिर बाकियों से अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन का वो कह सकता है। शेयरिंग ऑफ लॉस में हमने देखा था कि अगर कोई एक आध कंट्रीब्यूटर नहीं कंट्रीब्यूट कर पाता जॉइंट प्रोमिसर, तो जो बकाया है वो सब के सब उस लॉस को बराबर डिवाइड करेंगे, रादर देन कि उस शरीफ आदमी के जिम्मे डालें जिसने परफॉर्मेंस दे दी थी। फिर रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स, जिसको रिलीज करें वो रिलीज हुआ, बाकी रिलीज नहीं हुए, और ना ही वो जॉइंट प्रोमिसर जिसको रिलीज किया था थर्ड पर्सन ने, वो अपनी जिम्मेदारियां टुवर्ड्स अदर जॉइंट प्रोमिसर वो रिलीज नहीं हुआ था। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात की थी, ये हम लोगों ने चीजें देखी थी। फिर एक छोटी सी डिस्कशन की थी, बड़ी शुगलिया सी, अगर टाइम डिफाइंड है तो उस टाइम पे परफॉर्म होगा, प्लेस डिफाइंड है तो उस प्लेस पे डिफाइंड होगी, मैनर डिफाइंड है तो उस मैनर में होगा, अगर टाइम या प्लेस या मैनर डिफाइंड नहीं है तो फिर क्या होगा,
रीजनेबल, और रीजनेबल नॉर्मली ऑफिस आवर्स होते हैं, रीजनेबल प्लेस नॉर्मली प्लेस ऑफ बिजनेस होती है या कुछ और इस तरह से। तो हमने फिर एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर लिखा ये हो कि जब तक वो अप्लाई ना करे परफॉर्मेंस नहीं देनी, उसकी एप्लीकेशन जरूरी है। तो कब परफॉर्मेंस देनी होगी? जब वो अप्लाई करेगा तो फिर आपने परफॉर्मेंस देनी होगी। ये बड़ी ही कॉमन सेंस वाली बातें हमने पढ़ी थी। इसके बाद कुछ बातें हमने जबानी पढ़ी थी, जो मैंने यहाँ कहीं लिखा था, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये लिखा भी नहीं था, हवा में पढ़ी थी, हवा में पढ़ी जी। जितना हमने पढ़ा आप लोग किताब में पढ़ के आए, मुझे बताइए कहाँ पे क्या परेशानी है। फिजिकल हजरात फिर ऑनलाइन की तरफ चलते हैं। जो उस दिन आए थे जिन्होंने पढ़ा, मुझे बताइए कौन सी ऐसी बात है जो बहुत मुश्किल लग रही है। मजे की बात है कि आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट एक मुश्किल होने की बजाय आसान हो गया। शुरू वाली बातें ज्यादा अजीब सी थी, जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद तो ज्यादा आसान हो गया, बनने से पहले अजियत था। जी सवाल था यहाँ से, ठीक है ठीक है। जी अब सवाल ये आया कि 4 बंदों ने मिलकर जॉइंट प्रॉमिस किया और वो ऐसा था जो पर्सनल स्किल्स वाला था। फॉर एग्जांपल चारों ने थोड़ा सा लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, एक मर गया और 3 रह गए। तो अब क्या उन 3 को उनके हिस्से की परफॉर्मेंस के लिए कंपेल किया जा सकता है? जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है कि उन्होंने शुरू में क्या तय किया था। वरना अगर एक बंदा पर्सनल स्किल रखने वाला डेथ हो जाए उसकी, तो उतना प्रॉमिस खत्म हो जाता है जितना उसके हिस्से का था। अगर ये सेग्रीगेट हो सकता है, अगर हम इसे तोड़ सकते हैं, और अगर चारों ने मिलके केस लड़ना था, उनमें से एक चला गया जिसकी वजह से बाकी 3 भी केस नहीं लड़ सकेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉमिस खुद ब खुद डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो गया। चैप्टर नंबर 6 में हम जाएंगे तो हम एक सिनेरियो पढ़ेंगे कि जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है। शुरू में इम्पॉसिबल हो तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो अगर बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है तो फिर उसके बाद वो खुद ब खुद वॉइड हो जाएगा। जिसने जिससे जो बेनिफिट्स लिए हैं वो वापस करने होंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर जो है वो काबिल अमल नहीं रहेगा अगर ऐसा हो जाता है। जी सामने के फिजिकल हाजरीन, चैप्टर नंबर 7 में सवाल। एक बंदे ने बैंक से लोन लिया होगा, ठीक है, तो लोन उसने बहुत ज्यादा लिया होगा, तो उसकी डेथ हो गई है, तो वो जो वो एसेट छोड़ के गया वो कम है, ठीक है। तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव अगर एक बंदे ने बैंक से लोन लिया है और वो बहुत ज्यादा है और वो जो तरका छोड़ के गया अपने वर्षा के लिए वो कम है, उस बंदे की डेथ हो गई, तो उसके लीगल वर्षा उतने ही पे कर सकते हैं जितना उनके हाथ में विरासत आई है। ये जो डिजीज पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उनकी लाइबिलिटी लॉ ने सिर्फ उतनी रखी है जितनी उन तक प्रॉपर्टी ऊपर से पहुंची होती है, तो उससे ज्यादा के लिए वो पाबंद नहीं है। वैसे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बैंक इतना सियाना जरूर होगा कि उसने इसका कोई ना कोई एसेट जरूर गिरवी जमानत या इस तरह से रखा होगा और वो अपना नुकसान पूरा कर लेगा। लेकिन फर्ज करें कि एक बड़ा लोन है और वो पे नहीं कर सका और बंदा मर गया, तो बच्चे बाप की दौलत में से वो पैसा देंगे जितना उनके हाथ में आई है, और अगर उनके हाथ में आए हुए से ज्यादा की लायबिलिटी है तो फिर बच्चों की लायबिलिटी मैक्सिमम वहां तक है जहां तक उनको डिजीज पर्सन की एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी यानी जायदाद मिली है, वहां तक लायबिलिटी। जी फिजिकल हाजरीन खामोश है, उन्होंने चैप्टर मजे के आगे पढ़ेंगे और मजा आएगा। डिमांड परफॉर्मेंस, कौन डिमांड कर सकता है, उसमें किस जगह पे कंफ्यूजन है? ये क्या लिखा हुआ है? बस सिंपल सी बात है कि जो हमने कहा था ना, हु कैन परफॉर्म द प्रॉमिस, उसी को रिवर्स कर लें। हु कैन डिमांड, कौन डिमांड कर सकता है? प्रोमिजी कर सकता है, प्रोमिजी का एजेंट कर सकता है, अगर तय किया हुआ हो तो थर्ड पार्टी भी कर सकती है। जॉइंट प्रोमिजी है, सबके सब करेंगे, या जो जिंदा और मरे हुए वही वाला रूल है। तो पीछे था कि कौन परफॉर्म कर सकता है और उधर है कौन डिमांड कर सकता है। तो कौन परफॉर्म कर सकता है में प्रोमिजर के अल्फाज बोलेंगे, और कौन डिमांड कर सकता है में प्रोमिजी वगैरह बोलेंगे। जी फिजिकल हाजरीन, एक बंदे की डेथ हो गई है, घर वालों के लिए 10 लाख रुपए छोड़े, घर वालों के 10 लाख रुपए छोड़े, घर वालों के पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो 10 लाख है और उसने 10 लाख देने भी थे किसी को, ठीक है। तो क्या वो सारे के सारे 10 जी लाख एक भाई ने यहाँ पे थोड़ा सा एक इमोशनल स्टोरी क्रिएट की, ठीक है बात सही है। एक बंदा अपने घर वालों के लिए छोड़ के ही 10 लाख दिया, उन घर वालों के पास उस 10 लाख के अलावा है भी कुछ नहीं, और ऐसे में उस बंदे ने जो किसी के पैसे देने थे वो भी 10 लाख रुपए,
तो जब ये 10 लाख की जायदाद एसेट छोड़ के मरा है, उसी वक्त वो 10 लाख की लाइबिलिटी भी छोड़ के मरा है। तो टेक्निकली घर वालों के हाथ सब्र के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उस जिंदा की जो लाइबिलिटी थी उसके मरने के बाद जब उसके असासे ट्रांसफर होते हैं तो लाइबिलिटी भी, लेकिन लॉ ये कहता है कि लाइबिलिटी असासों से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूँ, आपने बात बड़ी बिल्कुल एक इंसानी हमदर्दी वाली बात है कि क्या होगा, लेकिन कानून की तो आंखें नहीं है ना, वो तो अंधा है। कानून तो कहता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बस ये फॉलो होगा। तो वो भूल जाएंगे कि उसके बच्चे कितने छोटे हैं, वो भूल जाएंगे कि वहां पे क्या मामला आते हैं, वो भूल जाएंगे कि उनके घर में कितनी गुर्बत है। वो ये कहेंगे कि कानून में क्या लिखा है और जो कानून में लिखा है वो उसको फॉलो करेंगे। अगला बंदा माफ कर दे फिर तो वैसे वो तो फिर अगर तो वो दूसरे बंदे को रहम आ जाए जिसको 10 लाख मिलने थे, अगर वो छोड़ दे तो इसको हम कहते हैं वेवर। ये हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि एक बंदा कह सकता है कि जी मैं अपने हिस्से की चीज छोड़ता हूँ। तो इसलिए वो इमोशनल उस बंदे को करें जाके, आप ये कानून की क्लास में जो है ना कानून को इमोशनल ना करें। तो सही बात है कि कानून इमोशनल नहीं होता, कानून चलता है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। वरना अगर कानून इमोशनल हो तो कभी सजाए मौत ना दे किसी को, टैक्स सारे माफ हो जाए जी, हल्फिया बयान जमा करा दें जी। फिजिकल ऑडियंस, मेरे ख्याल में सवाल खत्म हो गए, आप जो है ना जबरदस्ती क्रिएट हो रहे हैं जी। जी बिल्कुल, थर्ड पार्टी का जब भी रूल आएगा ना, दोनों पार्टीज की रजामंदी जरूरी है इस चीज में कि कोई थर्ड पर्सन आके परफॉर्मेंस पूरी करे। हाँ मतलब अगेन अगर तय हो गया कि ये थर्ड पार्टी ने परफॉर्म करना है तो फिर उसी ने परफॉर्म करना है, फिर प्रोमिसर साइड पे हो गया और अब थर्ड पार्टी ही परफॉर्मेंस देगी। ऑनलाइन हमारे पास आए हुए 5-6 सवाल, सर बुक कैसे मिलेगी? ठीक है, ऑनलाइन वालों को कैसे मिलेगी किबला मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आप एक दफा व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ना वहां लिखें कि कहां जाके कौन सा फॉर्म फिल करना है, बहुत सारे आपके दोस्त आपको बताएंगे तो मसला हल हो जाएगा। सर एक्चुअली समझ सही से आ रहा है इसलिए आसान लग रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा सर कसे नफसी से काम ले रहे हैं, सर कह रहे हैं देखो कितना आसान हो गई आगे से किताब, तो वो मुझे कह रहा है कि नहीं सर आप सब पढ़ा अच्छा रहे हैं इसलिए हमें चलें, ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मतलब लोगों को तो मुश्किल लगता है तो शायद मतलब थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाते हो, शाबाश, ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं। रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, एक भाई ने कहा 4 बंदे, उन 4 में से एक बंदे ने कहा जी ये वाले बंदे से मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो बाकी 3 बहरहाल लाइबल रहेंगे। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर डज नॉट रिलीज द अदर जॉइंट प्रोमिसर। पहला जुमला। अगला जुमला, ये जिस इसको रिलीज कर दिया कि भाई तुम फारिग हो, तुमसे मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, ये बाकी 3 की नजर में फारिग नहीं हुआ, बाकी 3 इसको अपना पार्टनर तो काउंट करेंगे, ये उन 3 को तो लाइबल होगा जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी होगी, इसमें ये अपना हिस्सा डालने के लिए लाइबल होगा। तो हमने कहा इट डज नॉट ऑल्सो फ्री द पर्सन सो रिलीज from the other joint promisor या towards his liability to other joint promisors। तो जिस एक बंदे को आपने आजाद किया वो आप थर्ड पर्सन की नजर में आजाद हुआ, लेकिन बाकी 3 की नजर में वो आजाद नहीं हुआ और वो बाकी 3 को उसी तरह से पाबंद। डन। जॉइंट प्रोमिसर्स के रूल जब समझ आ जाते हैं ना तो फिर पार्टनरशिप भी बड़ी मजे की लगती है, जो इससे आगे हम लोगों ने पढ़नी है इंशाल्लाह ताला। इससे आगे से मुराद है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। सर शेयरिंग ऑफ लॉस में डेथ के केस में डिफॉल्ट हो सकता है क्या, और भी रीजन हो सकती हैं? जी असल में डेथ इज नॉट द ओनली रीजन फॉर डिफॉल्ट। मैंने एग्जांपल दी थी ना, डी अगर मर गया, हो सकता है डी भाग गया हो और ऐसा भागा हो कि मिला ना हो। तो किसी भी वजह से अगर एक जॉइंट प्रोमिसर अपना हिस्सा नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि उनमें से जो शरीफ आदमी है बस उसी के ऊपर सारा वजन आएगा, बकाया सब मिलके बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे उस लॉस को जो उस बंदे के जाने से। जी जी अगर एक बंदा ऐसा भागा है कि उसका पता भी नहीं लग रहा तो घर वालों का कसूर अभी नहीं है, मरने पे घर वालों, क्योंकि घर वाले उतनी लायबल होंगे जितना घर वालों के पास उसके एसेट पहुंचे होंगे। तो जो भाग गया है घर वालों के पास तो उसके कोई एहसास नहीं है, तो लॉ घर वालों को पकड़ने का नहीं कहता। ये फिल्मों में होता है कि घर वालों को जाके जो पकड़ लेते हैं कि लो जी बुलाओ बंदे को, उसने पैसे देने हैं। सर टाइम एंड प्लेस दोबारा समझा दें, ये सवाल से मुझे साफ लग रहा है कि ये ई रंग नंबर है, ये बच्चा जो है ना ये नहीं आया होगा, वरना उसमें कोई बात उस दिन भी नहीं थी समझने वाली, आज तो फिर ये सवाल से मुझे समझ आ गया। ये सवाल बड़ा क्यूट होता है ना सर, ये वाली बात दोबारा समझा दें, इससे पता लग जाता है कि ये जो है ना
या तो कहे ना सर वो टाइम एंड प्लेस में वो जो तीसरी लाइन में चौथा लफ्ज है उसका पांचवें लफ्ज से कनेक्शन नहीं समझ आ रहा, तो पता लग जाता है कि हाँ भाई ये एक पढ़ा लिखा सवाल है। ठीक है जी सर, फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, एक भाई फॉर्म तक गए जी। इसमें जो है ना फिर कम से कम आप क्लास में जो वो ग्रुप में टीए भाई हैं उनको पकड़ें, कॉलेज के नुमाइंदे हैं उनको पकड़ें, कॉलेज वालों को कॉल करें। यकीन माने किताब से मेरा दूर दूर तक कनेक्शन नहीं, मैंने क्लास में आके अपनी किताब को बहुत पहली दफा देखा है। इनको बताना ठीक है सर जी, वहां बी लॉ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा फॉर्म में। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप लोग तो फिजिकल हैं, ग्रुप में ऐसी बातें हो रही हैं। देखें जरा एक दफा इंतजामिया से भी पता कीजिएगा, उन्हें कहें कि वो फॉर्म में कुछ मसला आ रहा है। ठीक है जी, हमें एक रिस्पांस मिला, उन्होंने कहा जी वो फॉर्म अपडेट हो रहा है। चलें, ये आपकी बात हमने इंतजामिया तक पहुंचा दी है और वो असल वाली इंतजामिया तक जो है वो अभी थोड़ी देर तक पहुंचा देंगे। सर ग्रुप में ऐसी बात करना मना है। असल में होता ये है कि ऐसी बात करना मना नहीं होता, लेकिन लोग हर बंदा आके वही बात दोबारा करता है जो 2 कमेंट ऊपर हुई हुई होती है, वहां पे फिर वो मना किया जाता है। सर 2 प्रोमिसर हैं, बोथ डाइड, देन बोथ प्रोमिसर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी रिस्पांसिबल। यकीन माने मैं यही जॉइंट प्रोमिसर्स में समझाया है कि अगर सब मर जाएं तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पांसिबल होंगे। डन। एक आखिरी सवाल सर, अगर ऐसा हो कि जॉइंट एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि हम में से जो मर जाए वो कॉन्ट्रैक्ट से भी फ्री हो जाएगा, अगरचे उसने जॉब भी ना दी हो या देनी हो। ठीक है जी, देखें एक जुमला तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रेरी इंटेंशंस हैं, अगर कुछ और इसके अलावा तय किया हुआ है तो वो फॉलो होगा। कॉमन रूल ये है कि वो सब लायबल है, लेकिन अगर उन्होंने खुद ही से तय किया है कि जो मर गया बस वो समझो बिल्कुल आजाद, वो भी आजाद, उसके बाल बच्चे भी आजाद, तो ठीक है। अगर आपस में तय कर चुके हैं तो वो फॉलो होगा, कुछ नहीं तय किया तो फिर कॉमन रूल अप्लाई होगा। डन। कहानी को अगले दर्जे में दाखिल करते हैं। कुछ कुछ याद है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। आखिरी दिन मैंने आपसे कुछ बातें पूछी थी, फिर मैंने आपको बताया नहीं था कि हमने मैक्सिमम पढ़ लिया, लेकिन वो आप लोग जो है वो बातें क्या थी कि एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस। अगर तो डिफाइंड हो कि पहले कौन परफॉर्म करेगा और बाद में कौन परफॉर्म करेगा, तो क्या होना चाहिए? जो ऑर्डर तय किया है उसी ऑर्डर में परफॉर्म होना चाहिए। बहुत मुश्किल बात तो नहीं। अगर ये हो कि पहले ये करेगा और बाद में वो परफॉर्म करेगा और इस पहले बंदे ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी, तो दूसरे बंदे को क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए जब तक ये परफॉर्मेंस ना दे दे। और दूसरे बंदे पे कोई केस नहीं कि तुमने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी। क्यों? पहले इस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी। जिसने परफॉर्मेंस देनी थी परफॉर्मेंस देने लगा, दूसरे ने रोक दिया उसे, अब क्या होगा? अब पहला बंदा आजाद हो गया, जिसने परफॉर्मेंस देनी थी वो आजाद हो गया, और वो दूसरे पे केस कर देगा कि इसने मेरे हिस्से की परफॉर्मेंस मुझे करने नहीं दी। तो अब ऐसा नहीं होगा कि दूसरा बंदा कहेगा जी इसकी परफॉर्मेंस होती तो मेरी बारी आती। अगर दोनों ने इकट्ठे परफॉर्मेंस देनी हो, साइमल्टेनियस, जैसे दुकानों पे होता है ना कि इस हाथ से आपने चीनी पकड़ी और दूसरे हाथ से आपने पैसे दे दिए, ये साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है, इकट्ठे। अगर तो दूसरा बंदा विलिंग या रेडी नहीं है तो फिर आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। कब परफॉर्मेंस देनी चाहिए? जब दूसरा बंदा भी रेडी और विलिंग है परफॉर्मेंस के लिए। ये सारी वो जनरल बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ किताब में देखनी है। The promises which form the consideration or part of the consideration for each other, मुश्किल अल्फाज में समझाने की कोशिश की। वो प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। मैं अपना प्रोमिस इसलिए अदा कर रहा हूँ कि मुझे दूसरे से पहले दूसरा इसलिए अपना प्रॉमिस अदा कर रहा है कि उसको मुझसे और अरेंजेस चाहिए। तो वो प्रॉमिस जो दूसरे प्रॉमिस के बदले होता है वो
उधर का मसला नहीं, इधर से मसला। से 3 से 1 नहीं करना। आपने कमेंट चला दिए ना, कमेंट्स नहीं आपको जी। अभी वॉइस, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं? डन। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस समझ आया? Order of performance, where order in which reciprocal promise are to be performed is expressly fixed. अगर पहले से फिक्स कर दिया ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं तरतीब को, अगर तरतीब पहले से फिक्स है, they must be performed in that order. इस ऑर्डर पे तरतीब लिख दूं कहीं आप इसको हुक्म ना समझना शुरू करते हैं। तरतीब, ठीक है, ते ये बे, तरतीब। जब तरतीब पहले से डिफाइंड है तो उस तरतीब में होना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं डिफाइंड, they must be performed in order in which nature of the transaction required. फिर ये उस तरह से होना चाहिए जिस तरह से उस तक किस्म की ट्रांजैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है अगर तुम मुझे चावल ला के दे दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो अब नेचुरल तरतीब ये है कि चावल ला के देने वाला पहले चावल ला के देगा तभी पैसे दिए जाएंगे। तो अगर तो तरतीब डिफाइंड हो तो वो फॉलो होगी, नहीं डिफाइंड तो कॉमनली उस तरह की ट्रांजैक्शन में कॉमनली किस तरह से होता है हम देखेंगे। फर्ज करें कॉलेज ने आपसे कहा हम आपको क्लासें पढ़ाएंगे और आपने पैसे देने हैं। अब ऐसे में आपको पता है कि कॉलेजेस पैसे पहले आपसे ले लेते हैं, बाद में आपको क्लासें पढ़ाते हैं। तो ये नेचुरल तरतीब इस तरह की ट्रांजैक्शन की जो उनके यहाँ है वो ये है। हमारे यहाँ उल्टी है, मेरे और कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट में मैं पहले पढ़ाऊंगा फिर पैसे मिलेंगे। तो ये तो कमाल हो गया काम। आपसे पैसे पहले ले लिए, हमें पैसे बाद में दे दिए। आपके साथ कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट में आपको परफॉर्मेंस लेट मिली, मेरे साथ कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे परफॉर्मेंस लेट मिली। तो इसका मतलब हम दोनों अच्छे लोग हैं, हम एग्री पार्टीज हैं जी। तो ये बात समझ आई? तरतीब डिफाइंड है तो वो फॉलो होगी और नहीं डिफाइंड नेचुरल। प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, ये बात भी हमने उर्दू में कर ली थी, अब अंग्रेजी में देख लेते हैं। When one party prevents the other from performing his promise, contract becomes voidable at the option of parties. So जिसको रोक दिया है वो मजलूम है, उसके ऑप्शन पे बात आ गई, वो चाहे तो इसको कंटिन्यू करे चाहे तो खत्म कर दे। He is entitled to compensation from other party for any loss, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने पे। तो एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहता था, वो परफॉर्मेंस देने लगा, दूसरे ने उसको परफॉर्मेंस देने से रोक दिया। तो अब वो रोता रोता अदालत जा सकता है कि कह सकता है कि मैंने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरे से परफॉर्मेंस नहीं ली, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं खत्म करना चाहता हूँ और मेरा जो नुकसान हुआ है, मैंने इसके लिए ऑरेंजेस ला के रखे थे, वो गल सड़ गए हैं, मुझे वो मेरा नुकसान पूरा करके दिया जाए। किसको? नहीं ना, यही तो है। जब हाँ, मतलब एक बंदा दूसरे को परफॉर्मेंस से रोक देता है तो फिर वो दूसरा बंदा, यानी कहने का मतलब है कि हमने कहा कि अगर एक डिपेंडेंट है, पहले तुम परफॉर्म करो फिर मैं करूंगा, वो तो तब परफॉर्म होगा। अब जिसने पहले परफॉर्म करना था उसी को रोक दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आगे चलेगा ही नहीं। और दूसरे बंदे से पूछूंगा, कहेगा ये करेगा परफॉर्मेंस तो मैं दूंगा परफॉर्मेंस, और इसने परफॉर्मेंस तो दी ही नहीं प्रॉपर तरीके से। और इसने क्यों नहीं परफॉर्मेंस दी? उसने रोक दिया था। कानून है ना। आसान अल्फाज से मैंने पहले सादा उर्दू में बताया था कि अगर जो पहला बंदा है वो परफॉर्म करना चाहता है और दूसरा उसको रोक दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कॉलेज सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आदिल साहब आपने सेशन हमारे साथ पढ़ाने और पूरे सेशन के हम आपको इतने पैसे देंगे। मैं बाहर आऊं और मैं दरवाजे से, गाड़ी के दरवाजे से निकलने की कोशिश करूं, ये दरवाजे को रोक के खड़े हो जाए। मैं शीशा खोलूं, मैं कहूं हाँ भाई क्या? उन्होंने कहा नहीं हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैं कहने नहीं भाई मेरी 12:30 बजे क्लास। उन्होंने कहा नहीं हम आपको क्लास नहीं पढ़ाने जाने दे सकते। तो ऐसे में क्या कल को कॉलेज अदालत में कह सकता है आब्दी साहब ने पढ़ाया नहीं था इसलिए पैसे नहीं दिए? लेकिन आब्दी साहब अदालत जरूर जाके कह सकते हैं कि मेरे पैसे, वो कहेंगे पढ़ाया तो आपने है नहीं भाई, परफॉर्मेंस मैंने दी नहीं। अब किस बात के पैसे? इस बात के पैसे कि मैं परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी था, मैंने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की थी, इन्होंने मुझे रोक दिया। इसको प्यार से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं। हाँ, कहेंगे नफरत से क्या कहते हैं? नफरत से टेंडर कहते हैं। ठीक है, और मैंने चालाकी से अगले चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ाया आपको। खैर, प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस हमने देखा, आगे चलते हैं। आज चैप्टर थोड़ा सा ही रह गया तो उसको खत्म तो करना ही है। ले जी, वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर। अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और पहले बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर
आपने भी परफॉर्मेंस नहीं देनी। कॉमन सेंस वाली बातों को कवानीन बना दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। वेयर द पार्टी हु इज लायबल टू परफॉर्म फर्स्ट फेल्स टू परफॉर्म इट, वो ना कर सके, खुद ना कर सके, देन सच पार्टी कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर पार्टी, तो फिर वो दूसरी पार्टी से भी परफॉर्मेंस नहीं मांग सकती, एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू अदर पार्टी फॉर एनी लॉस जो कि उसको हुआ है। तो जिसने पहले परफॉर्म करना था उसी ने परफॉर्म नहीं किया, तो दूसरे पे कोई वाजिब नहीं है कि परफॉर्मेंस दे, और इवन दूसरा क्लेम भी कर सकता है कि देखो तुमने परफॉर्मेंस टाइम से नहीं दी और मेरा नुकसान हो गया। तो ये सारी वो बातें जो हमने लास्ट डे पढ़ी थी, आज मैं सिर्फ आपको इसकी अंग्रेजी दिखा रहा हूँ। आज की नई बातें शुरू करते हैं। अब कितना टाइम है हमारे पास? 12:38 हो रहे हैं, 12:50 तक कितने मिनट होते हैं? 12 मिनट। ठीक है जी। याद नहीं 5 मिनट नीचे वाले बच्चों के सवाल देखने होते थे, अब नीचे वाले बच्चे ऊपर आ गए। वो बहुत पढ़ाकू बच्चे वो जो है ना, ये लगता है बहुत दिनों बाद आया है। नहीं ये कुछ और कर रहा है मेरे ख्याल में, ये शायद तस्वीर लगाई हुई है कि टीचर को जरा लगे कि नीचे भी कोई बैठा है। पढ़ रहा है, देखिए ऐसे बच्चे देखे ना, इतने नमाज से पढ़ रहा है। नहीं चेक करें, देखिए अकेला बैठा हुआ और फिर भी पढ़ रहा है। चेक करें, सीखें। अकाउंटिंग कर रहा है तभी इतने दिल से कर रहा है। थ्योरी होती तो अब तक जो है ना वो 4 दफा मोबाइल चेक कर चुका होता। मोबाइल भी नहीं है उसके पास, आपकी आवाज भी नहीं जा रही, लेकिन मुझे खुशी तो बहुत हो रही है। नहीं जी, मुझे आज एक गायबाना पढ़ता हुआ बच्चा नजर आया, पता लगे नीचे जाके दरवाजा खोले अंदर कोई भी ना हो, शायद ये कोई पुरानी आत्मा हो। ले जी, कुछ ये हाथ से बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। पता है रिजल्ट हर 6 महीने बाद आ जाता है, और कभी कभी तो अचानक से जल्दी भी आ जाता है। तो आज से 6 महीने पहले कुछ और बच्चों को मैंने यहाँ हंसते देखा था, आज उन बच्चों को परेशान देखा और कुछ नए बच्चों को हंसते देखा है। तो ये एक शो मस्ट गो ऑन। लोग शुरू में शुगल में होते हैं, फिर फेलियर के बाद उन्हें पता लगता है कि नहीं मजाक नहीं उड़ाना होता। तो सीए में किसी फेलियर का मजाक उड़ाना ना, मतलब इससे वो क्या होता है, वो आह लगती है, उसका एक खास वो होता है मकाफाते अमल। चलो वो उर्दू में, मेरे जहन में हिंदी का एक लफ्ज आ रहा था, हाँ शनाब जो है उसका। चलें जी, अगर मैं आपको बताऊं जो हम पढ़ने लगे वो भी हमने पढ़ा हुआ है तो आप नाराज हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में जब लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाली बात चल रही थी, और हमने कहा था कुछ लीगल हो और कुछ लीगल ना हो, तो हमने कहा था अगर अलग अलग हो सकता है तो ठीक है, लेकिन मिक्स हो, अगर तो एक कंसिडरेशन मिक्स है, थोड़ी सी लीगल थोड़ी सी इलीगल, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारेग। और अगर कुछ चीजें लीगल हैं कुछ चीजें इलीगल, तो अब रूल देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक बंदे ने कहा जी मैं ये काम करके दूंगा पहले, फॉर एग्जांपल पार्टी ने आपस में तय किया है कि जी मैं पहले तुम्हें ऑरेंज सप्लाई करूंगा और तुम मुझे 10,000 रुपए देना। फिर उसके बाद पार्टी ने तय किया कि जब ये ट्रांजैक्शन कर चुके होंगे तो फिर तुमने फलाना बंदे को कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। 2 प्रॉमिस हो गए, एक लीगल एक इलीगल। Where person reciprocally promise firstly to do certain legal things and secondly to do certain, the first set of promises is a contract। जो पहला लीगल वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और जो सेकंड है वो, तो जो उन्होंने कहा मैं पहले ऑरेंज सप्लाई करूंगा पैसे लूंगा, ये वैलिड है। और जब उन्होंने कहा कि अच्छा पेपर में बंदा मार दूंगा और फिर उसके भी पैसे लूंगा, वो गलत हो जाए। तो पहला लीगल और दूसरा इलीगल, तो लीगल वाला रहेगा, इलीगल फारिग हो जाएगा। आपको याद हो मैंने इसका रिवर्स भी बोला था आपको, अगर पहला इलीगल हो और दूसरा लीगल हो सारा फारिग हो जाएगा, क्योंकि जब पहला ही वॉइड है, हो ही नहीं सकता, तो उस पर डिपेंडेंट जो उससे अगला वाला है वो भी नहीं हो सकता। तो ये वही वाली बात यहाँ दोबारा से रिपीट हुई है। जी जी, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या है? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, यानी कि एक बंदे ने दूसरे से कहा मैं तुम्हें ऑरेंजेस दूंगा, दूसरे ने कहा मैं पैसे दूंगा, ये एक सेट हो गया, 2 रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का एक सेट। फिर एक अगला सेट आया, उसमें एक बंदे ने कहा मैं पैसे दूंगा और दूसरे ने कहा मैं कत्ल कर दूंगा, अब ये दूसरा सेट है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब पहला सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ओके हो और दूसरा सेट इलीगल हो, तो जो पहला वाला है वो परफॉर्म हो सकता है, और जो दूसरा वाला बाद वाला सेट है वो परफॉर्म
नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं इन्हीं पार्टीज की बात हो रही है। अगर दो पार्टीज मिलके दो तरह के दो कॉन्ट्रैक्ट्स करें या दो सेट ऑफ प्रोमिसेस करें, पहला एक लीगल सेट हो जिसमें दोनों ने लीगल काम करना हो और दूसरे में दोनों ने इलीगल काम करना हो, तो ऐसे में जो लीगल वाला पहला सेट है वो वैलिड है और जो बाद वाला लीगल सेट है वो वैलिड नहीं है। इसी तरह की बात हमने की थी ब्रांचेस के केस में, अल्टरनेटिव प्रॉमिस। ए ने बी से कहा था कि यार या तो मेरे से 10,000 केजी ऑरेंजेस ले लो और मुझे 5 लाख दे दो, या मैं बंदा कत्ल कर देता हूं और मुझे 5 लाख रुपए दे दो, और या ऑरेंजेस या मर्डर। तो असूलन कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है? ऑरेंजेस ठीक है, मर्डर ठीक है। तो अगर एक ऐसा प्रॉमिस हो जिसमें दो अल्टरनेट्स हो, या वो, एक अल्टरनेट लीगल हो एक अल्टरनेट इलीगल हो, तो लीगल वाला अल्टरनेट वैलिड काउंट होगा और इलीगल वाला अल्टरनेट वैलिड काउंट नहीं होगा। असूलन ये वाले रूल्स वहीं पे पढ़े जाने चाहिए असूलन, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहां पढ़ लिए, हमारा कौन सा नुकसान हो गया? क्या ये बात समझ आ रही है? सर अगर मर्डर वाला पहला हो, अगर पहला गलत है तो दूसरा भी गलत है। शायद इसकी मैंने एग्जांपल भी आपको दी हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाली, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाली। चलें, जिनको वो एग्जांपल याद नहीं है देख लें। जी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बेसिकली काउंटर प्रॉमिस है, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। जी, हमने कहा कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पहला पोर्शन है लीगल और दूसरा है इलीगल, और दूसरी तरफ पहला इलीगल है और दूसरा लीगल है, तो हमने कहा था जो इलीगल वाला है वो वैलिड नहीं होता, तो यहाँ इलीगल वाला फारिग होगा तो लीगल वाला चल पड़ेगा, वो जमीन पे है। लेकिन अगर यहाँ हमने ग्राउंड फ्लोर ही उड़ा दिया, ऊपर वाला भी गिर जाएगा। यानी पहला अगर इलीगल है, दूसरा चाहे लीगल हो, दोनों फारिग हो जाएंगे। अगर पहला लीगल है और बाद वाला इलीगल है, तो बाद वाला फारिग हो जाएगा, पहले वाला रहेगा। ये लीगैलिटी इलीगैलिटी, यानी अभी तक जो हमने आज के दिन में दो नई बातें पढ़ी हैं वो ये हैं, और इतना ऑब्वियसली काफी नहीं है। इतने मैच्योर बच्चे घर जाके पढ़ना उन्होंने, तो उनको शर्म नहीं आएगी कम पढ़ते हुए? मुझे आपका एहसास है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुझे आपका बहुत शिद्दत से एहसास है। एक काम करते हैं ना, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, टाइम कहाँ हुआ है? 12:50। जिस दिन टेस्ट की डिस्कशन हो और वो भी आधे घंटे से ऊपर की जाए, उस दिन भी मतलब उस दिन तो 12:50 तक हम जा सकते हैं। खैर, सवाल बड़ा क्यूट सा है। पार्टीज ने आपस में टाइम एग्री किया था कि देखो इस टाइम पे लाजमी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, टाइम तय कर लिया उन्होंने, कहा टाइम तो सबसे जरूरी शर्त है, और टाइम पे नहीं हुई परफॉर्मेंस, फिर क्या होगा? मजलूम आदमी, इख्तियार आ गया उसके पास। एक बंदे ने दूसरे से कहा था मुझे लाजमी ऑरेंजेस 25 जून को दोपहर 3 बजे लाजमी चाहिए और टाइम सबसे जरूरी शर्त है, और अब टाइम पे आपने डिलीवर नहीं किया, तो जो मजलूम आदमी है उसके पास इख्तियार है कि वो चाहे तो डैमेज की तरफ चला जाए और चाहे तो कहे अच्छा यार कोई बात नहीं, लेट हो गया, थोड़ी देर तक दे देना, कल दे देना। मजलूम को इख्तियार है, चाहे तो परफॉर्मेंस मान ले लेट, चाहे तो ना माने। और अगर टाइम बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, एक बंदे ने दूसरे से कहा था हाँ भाई मैं परफॉर्म करूंगा, और टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव शर्त नहीं थी, ये था अच्छा जी फलाना तारीख को करेंगे, लेकिन वो इतना सेंसिटिव नहीं था, आपस में ऐसा कोई एग्री नहीं किया था कि जी इस टाइम पे ना हुआ तो बस दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अब अगर टाइम पे परफॉर्म ना हुआ तो एग्रीव पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं है, सिर्फ डैमेजेस का राइट है। दूसरे केस में हमने क्या कहा था? कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकता है। जी, टैक्सी ड्राइवर वाली एग्जांपल में अब ये चीज वो होगी कि अगर उसने टाइम बताया हुआ था, अभी जरा इसका रूल तो पूरा पढ़ लेना। रूल ये है कि अगर टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है टाइम एसेंशियल है या टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर पार्टीज ने तय किया है कि टाइम इज एसेंस, तो टाइम पे ना परफॉर्म होने पे एग्री पार्टी को वॉइडेबल ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे तो एक्सेप्ट कर ले हल्का फुल्का जुर्माना करके, हल्का फुल्का जुर्माना, पेनल्टी हल्की सी चार्ज करके, और चाहे तो
एक्सेप्ट ना करे, कैंसिल कर दे और कहे मुझे डैमेजेस चाहिए। लेकिन जहां टाइम एसेंशियल ना हो वहां कैंसिलेशन की ऑप्शन एग्रीव पार्टी के पास नहीं है। वो सिर्फ अगर कोई नुकसान वगैरह, कोई पेनल्टी वगैरह चार्ज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन बियॉन्ड द टाइम अगर उसे परफॉर्मेंस मिल जाती है और टाइम वाज नॉट द मेन कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉ कहता है कि ठीक है ये अलाउड है। हल्का फुल्का जुर्माना चार्ज हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को सिरे से तोड़ा नहीं जा सकता। इतनी सी बात है। और कहते हैं तो इसकी अंग्रेजी कल पढ़ लेते हैं अगर आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। अभी देख लेते हैं। The time is essential to contract if the intention of parties was that time should be essence of the contract. Time वहां essential होगा जहां parties ने बड़े वाज़े तरीके से express या implied ये क्लियर कट बात हो कि यहाँ टाइम बहुत जरूरी एलिमेंट है। अगर टाइम एसेंशियल था तो voidable at the option of promisee। promisee के ऑप्शन पे हो गया voidable। he may rescind, ये क्या होता है? cancel। he may cancel the contract and sue for the breach caused by, वो कैंसिल कर सकता है। और he can also accept परफॉर्मेंस, लेकिन फिर प्रोमिसी कंपनसेशन नहीं डिमांड सकेगा। लेकिन अगर उसने एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कहा था कि देखो तुमने लेट कर दिया, मैं हल्का फुल्का तुम्हें पेनल्टी जरूर चार्ज करूंगा, तो वो हल्की फुल्की पेनल्टी जरूर चार्ज कर सकता है। तो रूल हो गया बड़ा सीधा सा कि अगर तो टाइम एसेंस है और ब्रीच हो गई तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके डैमेजेस मांग ले पूरे के पूरे जितना ऑर्डिनरी डैमेज है, या होगा अच्छा चलो कोई बात नहीं थोड़ा लेट है तुम कल परफॉर्मेंस दे देना और थोड़ी सी पेनल्टी चार्ज कर देना। एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसे बताना होगा कि वो उसके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज करना चाह रहा है या नहीं। ये है जहां टाइम एसेंस है। और जहां टाइम एसेंस नहीं है, नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी, वॉइडेबल नहीं होगा, बट प्रोमिसी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम प्रोमिसर फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय हिम बाय सच फेलियर। कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं होगा लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ है वो नुकसान जरूर क्लेम कर सकता है। तो आसान अल्फाज में जहां टाइम एसेंस है वहां तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट सिरे से खत्म करके 100% नुकसान रिकवर कर ले, और अगर एक्सेप्ट करना चाहे तो बता दे एक्सेप्ट करते हुए कोई शर्त रख रहा है या नहीं रख रहा। अगर एक्सेप्ट करते हुए हल्की फुल्की पेनल्टी रख रहा है तो वो ले ले। और दूसरी तरफ जहां टाइम एसेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान रिकवर होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का इख्तियार नहीं है। इस बात को कल इंशाल्लाह ताला दोबारा भी रिपीट करेंगे। तो ये इस चैप्टर में जो बकाया चीजें बचती थी ना, रेसिप्रोकल प्रॉमिस और जो पिछले पेज पे हाफ पोर्शन नीचे टाइम वाला दिया हुआ है, ये हमने पढ़ा। कल इसकी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे चले। इस हफ्ते हमने एक दिन पास पेपर वाला भी रखना है इंशाल्लाह।